हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। कल से जो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है और हम सब देख रहे हैं कि वहाँ कितनी डेवस्टेशन है, स्पेशली केपी में। उसके बाद काफ़ी लोगों ने मैं एक्स पे भी देख रही थी और मुझे जिन्होंने डायरेक्ट मैसेजेस किए, अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि ये तो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, इनका कोई क्या कर सकता है। Now there is a way of looking at things. Natural disasters जो होते हैं वो पूरी दुनिया में आते हैं। एक एग्जाम्पल है उसकी, जापान और चाइना, ये ऐसे सेस्मिक जोन्स में वाक़ हैं जो बहुत ज़्यादा नेचुरली अर्थक्वेक प्रोन हैं। कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि वहाँ किस वक्त ज़लज़ला आ जाए। इसी तरह फ़िलीपींस का जो एरिया है वहाँ कब सुनामी आ जाए। सो वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ के मैकेनिज़म्स जो हैं, उन्होंने इस रियलिटी को अंडरस्टैंड करके, जो कि नेचुरल है, ज्योग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, उन्होंने वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है विच इज़ क्लाइमेट रिजिलियंट। अगर सुनामी आए तो इन बिल्डिंग्स को नुकसान ना पहुँचे या कम से कम पहुँचे। इसी तरह वहाँ पे अर्ली वार्निंग्स आती हैं, वहाँ से लोगों के घर खाली करा लिए जाते हैं। उससे घरों का नुकसान अगर हो भी तो इंसानी जान का नुकसान नहीं होता। यूएसए में मुस्तकिल क्लाइमेट चेंज की वजह से नए नए तरह के फ्लड्स आ रहे हैं, रेन्स हो रही हैं, तो वो भी वहाँ पे ऐसे मैकेनिज़म्स डेवलप कर रहे हैं जिसमें अनएक्सपेक्टेड क्लाउड बर्स्ट भी अगर हो तो उतना नुकसान ना हो जितना कि हो रहा है। पाकिस्तान क्योंकि ऐसे कंट्रीज़ की टॉप 10 की लिस्ट में है, प्रॉबेबली थर्ड कंट्री है दुनिया में वर्स्ट इफ़ेक्टेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। और ये बात आज से नहीं, ये पिछले 10 साल से बातचीत हो रही है। पहले तो लोग क्लाइमेट चेंज को ही नहीं मानते थे, जैसे ही आज भी बात करें, अ लॉट ऑफ पीपल से कि इज़ क्लाइमेट चेंज रियल, तो वो एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बेस पे बहस शुरू हो जाती है। बट हाउ रियल इज़ दैट, वो आपके सामने है कि आपके जो क्रॉप्स के लिए एक प्रिडिक्टेबल वेदर होता था, दैट इज़ नो मोर देयर। आपको जो 4 वेदर्स का पैटर्न पता होता था, दैट इज़ नो मोर देयर। इसी तरह जिस तरीके से बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, किसको पता था कि ये इस तरह होगा। कराची में, इस्लामाबाद में जिस तरीके से हेल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, लाहौर में जिस तरह का वेदर है, केपी में जो कुछ हो रहा है। सो जब आपके पास अर्ली वार्निंग सिस्टम है, चलें आपने अभी तक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो बात ही शुरू नहीं की, लेकिन आपके पास अगर वार्निंग सिस्टम है तो फिर आप उसको यूज़ क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं वहाँ पे टूरिस्ट को आने से मना कर देते? आप क्यों नहीं वहाँ से लोगों को पहले से ही रेस्क्यू कर लेते? ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे मैं बहुत ज़्यादा बात करना चाहूँगी, आई वुड लव टू, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर नोबडी लिसन्स, नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट इट। और सारे वो लोग जो किसी न किसी वक्त में सरकारी मशीनरी का हिस्सा रहे हैं, गवर्नमेंट्स का हिस्सा रहे हैं, थिंक टैंक्स चला रहे हैं, स्टेट मशीनरी का हिस्सा हैं, वो सिर्फ एक्स पे एक एक पोस्ट डाल के इसको या तो अज़ाब इलाही कह के या नेचुरल डिज़ास्टर कह के या वी कंडेम के गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं कर रही, जबकि ख़ुद भी गवर्नमेंट का हिस्सा रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रह चुके हैं। दिस इज़ क्रिमिनल नेग्लिजेंस एंड दिस इज़ वाई आई से कि सिर्फ गवर्नेंस का मैकेनिज़्म वो वाहिद मैकेनिज़्म होना चाहिए जिसकी बेस पे आप एवेलुएट करें कि किसने क्या किया अपने दौर में। इसके अलावा वी नीड नथिंग फ्रॉम पॉलिटिशियंस, वी नीड एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी। सो ये जो इस वक्त हमारे मुल्क का हाल हो रहा है, उसमें हर तरह का टोल, चाहे वो IMF से कर्ज़े लेने का हो, चाहे वो इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स का हो, इन सब के हल होते हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन पॉलिटिशियंस को, इन सबको पता भी होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी आपने ग्रांट्स ली हैं दुनिया से, वो किधर गई? कहाँ इन्वेस्ट की आपने? कहाँ क्लाइमेट सेंसिटिविटी आपने लोगों में सेंसिटाइज करने की कोशिश की? कहाँ कैंपेन्स चलाई हैं? सिर्फ जाके COP27, COP28 बड़ी बड़ी समिट्स कभी स्कॉटलैंड में हो रही हैं, कभी जेनेवा में हो रही हैं, उसमें आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट पीपल्स पार्टी, नून लीग इक्वली शामिल हैं। बड़े बड़े वहाँ पर जाके आप लोग इस तरह के दावे करके आ जाते हैं जिस तरह आपसे ज़्यादा किसी को सेंस ही नहीं है इन प्रॉब्लम्स की। यहाँ आके ज़ीरो, नथिंग हैपन्स। सिंध का हाल देख लें, पीपल्स पार्टी का फेस है बिलावल भुट्टो, शेरी रहमान ने क्लाइमेट पे बहुत दफ़ा रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, बट व्हाट इज़ शी डूइंग? व्हाट इज़ पीपल्स पार्टी डूइंग इन सिंध फॉर दैट? नथिंग। इसी तरह पंजाब में कहा यह जा रहा है कि जी
बहुत सेंसिटाइज्ड हैं ये वाली गवर्नमेंट के लोग। इनको मैं इसलिए ब्लेम नहीं करूँगी कि इनको तो ये सब इनहेरिटेंस में मिला है ना। चले मरीम नवाज़ फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पर वज़ीर आला, लेकिन पंजाब तो सबसे ज़्यादा ऐसा सूबा है जिसको प्रोन होना चाहिए था टू दीज नेचुरल डिज़ास्टर्स। स्मॉग कब से आ रही है, लोग बीमार कब से हो रहे हैं, कितने टेन्योर्स गुजर गए। 2013 से भी मैं काउंट करूं तो नवाज़ शरीफ का दौर, फिर इमरान खान का दौर, उसके बाद पीडीएम का दौर, इंटरिम गवर्नमेंट, कितनी सर्दियां गईं, कितने वेदर्स आए, किसी ने क्या किया। सो दिस इज़ वाई ये अज़ाब इलाही नहीं है, दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना जिसका आप शिकार हैं और उसके साइंटिफिक हल मौजूद हैं, लेकिन आप हल की तरफ जा नहीं रहे। सिर्फ हर दफ़ा तस्वीरें लगवा के, रेस्क्यू ऑपरेशंस करके, ड्रोन्स के ज़रिए से लोगों को अमदाद भेज के, या हेलीकॉप्टर में से बारिशों के सीज़न में लोगों को नीचे आप आटे के बैग्स फेंक रहे हैं जो पता नहीं किसी तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, सिर्फ अपना फ़ोटो आप करा लेते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, क्योंकि उसमें किसी ने 1 इंच भी आगे नहीं जाना, फिर हर वक्त सिर्फ मसाइल 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 पे आप कितनी देर बात कर सकते हैं। एनीवेज़, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत जुल्म है इस मुल्क के साथ कि आपके पास एक्सेस भी है, दुनिया हेल्प करने को तैयार है, फंड्स देने को तैयार हैं, बट एवरी डिप्लोमेट दैट गेट्स पोस्टेड इन पाकिस्तान उसको पता है कि यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें मटेरियलाइज नहीं होती, तो फंडिंग भी एक दिन आना बंद हो जाएगी। सो एनीवेज़, क्लाइमेट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज इन एनी केस एक नेचुरल चीज़ है। नेचर के करीब अगर आप हों, आपको एहसास हो कि ग्रीनरी क्या है, ये आपके इर्द गिर्द जो साफ़ हवा है ये कितनी बड़ी नेमत है, पानी कितनी बड़ी नेमत है जो आपने आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया है। अब आपके पास पानी भी नहीं रहेगा पीने को। वाटर स्केर्स कंट्रीज़ में भी पाकिस्तान टॉप 10 में आ गया है। इसी से जुड़ी है आपकी फूड सिक्योरिटी। उसके बाद फिर आपके फूड सिक्योरिटी के मसाइल एक तरफ, और फिर जो आप लोग गंदम के स्कैंडल्स देखते हैं वो एक तरफ। सो आई डोंट नो व्हाट टू से कि ये सब डिज़ास्टर्स जो हैं ये मिस मैनेजमेंट है, इसको ये कह के टाला नहीं जा सकता कि ये अल्लाह की तरफ से है। एनीवेज़, लेट्स मूव ऑन टू द वर्ल्ड न्यूज़ नाउ। कल मैंने बहुत डिटेल में यूक्रेन का इशू आपके सामने रखा था कि इशू क्या है, और अलास्का में फाइनली मुलाकात हो गई ट्रंप की और पुतिन की, और एक हंगामा बरपा है इस वक्त यूरोप में। क्यों? बिकॉज़ ये जो बायसेस हैं यूरोपियन वर्ल्ड के, कि हमारे अलावा बाकी दुनिया का हर हिस्सा जो है वो तो या एग्रेसर्स से भरा पड़ा है, या बैकवर्ड लोगों से भरा पड़ा है, या फिर हमसे ज़्यादा बेहतर तो कोई सोच ही नहीं सकता। अगर हम नेटो बनाएं तो दैट इज़ लेजिटिमेट सिक्योरिटी। अगर कोई और अपने लिए कहता है कि नेटो हमारे लिए थ्रेट है और वो आगे आके 2 कदम किसी इलाके पे जंग शुरू करता है तो वो एग्रेसर है। सो ये बायस और ये हेट इतनी बुरी तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है आज के सारे न्यूज़ साइकिल में, और यूरोप तो उसमें सबसे आगे है। एंड दिस रिमाइंड्स मी, बिकॉज मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत देखती हूँ एंड आई लव टू रीड अबाउट हिस्ट्री, के वर्ल्ड वॉर 2 में यही एक जहनी सोच थी यूरोप की कि हमें तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वो एक आपके अंदर कॉन्सेप्ट एम्बेडेड होता है, बिकॉज आपको कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया होता, तो आप ये भूल जाते हैं कि रियलिटी की आंख से देखना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द नेचुरल नए पावर सेंटर्स इमर्ज करते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि ऐसा ना हो, ये पूरा साइकिल है नेचुरल। और एक बहुत अच्छी थ्योरी है हंटिंगटन की जो ये कहती है कि 100 इयर्स के बाद ग्लोबल ऑर्डर ने चेंज होना ही होता है। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप कोलैप्स किया था उसकी वजह यही थी कि एक सेल्फ ऑब्सेशन, इन लव विद देमसेल्व्स, और एक नार्सिसिज्म कि हमसे बेहतर, क्योंकि कोई रेस ही नहीं है तो हमसे बेहतर तो कोई सोच ही नहीं सकता। और फिर वही हुआ कि यूरोप के हब में से हिटलर जैसा एक कैरेक्टर निकला जिसने पूरी जो फाउंडेशन थी यूरोपियन लेगेसी की उसको हिला के रख दिया। सिमिलर थिंग इज़ हैपनिंग टू यूएस नाउ। दे ऑल्सो थिंक कि उनको इस वक्त चैलेंज करने वाला कोई नहीं है, और उनकी प्ले बुक भी अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 से स्टार्ट करें तो बिकॉज उन्होंने यूरोपियंस को हेल्प किया था टू गेट रिड ऑफ नाज़ी जर्मनी में उस वक्त जो हिटलर कर रहा था, तो फिर यूरोप से एक कदम आके अपने आप को बहुत बड़ा हेजेमॉन यूएस ने समझना शुरू कर दिया। खैर, ये सारा फास्ट फॉरवर्ड करें, और इस मेंटालिटी का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब आपकी जो अलास्का में समिट हुई है,
इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको यूरोपियन पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। सो देखते हैं ट्रम्प पुतिन अलास्का समिट जो है उसका क्या बना, एक ओवरव्यू लेते हैं। ट्रम्प ने होस्ट किया पुतिन को ऑन यूएस सॉइल फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड और उनको एक रेड कार्पेट रिसेप्शन दी, अलास्का 2025 की ब्रांडिंग हुई हुई थी और उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बहुत हाई ऑप्टिक्स थे ये हज़म नहीं हो रहे उन अमेरिकन्स को जो अपने आप को अभी तक इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का बादशाह समझते हैं। उनके ख्याल में ये यूएस की सरजमीन पे पुतिन का आना उनकी बड़ी इंसल्ट है, क्योंकि वो तो एक वॉर क्रिमिनल है, वो तो एक एग्रेसर है और वो कैसे लैंड कर सकता है यूएस सॉइल पे। और ट्रम्प ने उनको यहाँ बुला के जो फेवर दी है इसके ऊपर बहुत स्पेकुलेशंस हो रही हैं। अब बात ये है कि जिसको आप वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं वो आपकी डिक्शनरी में वॉर क्रिमिनल है। किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एक और वॉर क्रिमिनल भी है, उसको तो आपने कांग्रेस में खिताब के लिए बुलाया, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई दफ़ा, और वो तो सरेआम यूएस की सरजमीन पे चलता फिरता है। उस पर तो ना यूरोप को प्रॉब्लम होती है ना अमेरिकन्स को प्रॉब्लम होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट नेतन्याहू। सो दिस इज़ द हिपोक्रेसी ऑफ द यूरोपियन वर्ल्ड कि क्योंकि उन्हें सूट करता है नेतन्याहू का साथ देना तो उसको तो वो वॉर क्रिमिनल कहने से कतराते नहीं हैं, नाम तक नहीं लेते। उनका मीडिया ये वर्ड्स नेतन्याहू के लिए बोलता हुआ नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन आज सारा दिन जो अमेरिकन मीडिया था और जो यूरोपियन मीडिया था वो चीख के एट द टॉप ऑफ देयर लंग्स यही कह रहा था एक वॉर क्रिमिनल किस तरह लैंड कर गया यूएस की सरजमीन पे। बहरहाल ये कंसेशन डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों दी है रशिया को, दीज आर द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फ्रॉम ट्रंप बाय द अमेरिकन्स। पुतिन ने बहरहाल बिल्कुल बच नहीं किया और उसने साफ कहा है कि नो कॉम्प्रोमाइज़, रशियन टेरिटरी समझते हैं हम यूक्रेन को। अब ट्रंप ने क्या पोजीशन ली? ट्रंप ने इसको फ्रेम किया कि जो टॉक्स हैं वो एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैनी पॉइंट्स वर अग्रीड टू। अब क्योंकि कुछ चीज़ें कैमरे के सामने हुई, कुछ कैमरे से ओझल भी हुई, तो कैमरे के सामने तो जो बॉडी लैंग्वेज थी अगर उसको इंटरप्रेट करें तो दोनों आपस में बहुत कंफर्टेबल थे। और जो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ट्रंप एक तरह से बड़ी अपीजमेंट के जेस्चर्स दे रहे थे पुतिन को, उनके साथ जिस तरीके से वो हाथ मिला रहे थे, जिस तरीके से उनकी बैक के ऊपर वो पैट कर रहे थे, ये सब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जेस्चर्स होते हैं कि आप किसी के साथ कितने कंफर्टेबल हैं, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं या इक्वल लेवल पे चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूएस मीडिया बहुत कंफर्टेबल थे पुतिन जो हैं वो ट्रंप के साथ। अब प्रोडक्टिव इसको ट्रंप कैसे कह रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चनेबल। असूली तौर पे और आम तौर पे ये होता है कि जब इस तरह की कोई बड़ी समिट होनी हो जिसमें कोई बड़े डिसीजंस होने हों तो उससे पहले उनके जो डिफरेंट चैनल्स होते हैं उनमें इंगेजमेंट चल रही होती है। स्टीव विटकॉफ जो हैं वो स्पेशली पहले जाके मिल चुके हैं पुतिन से और उनके मेन मिनिस्टर्स से, और उम्मीद ये की जा रही थी कि क्योंकि पहले मुलाकातें हुई हैं बैक चैनल्स पे तो कुछ ना कुछ अग्री हो गया होगा। लेकिन टू द सरप्राइज़ ऑफ मैनी सामने अभी तक कुछ नहीं आया, सिवाय इसके कि मामला वहीं का वहीं है, सीज़ फायर तक की बात नहीं हुई। और ट्रंप ने कहा कि सीज़ फायर में तो मैं वैसे भी बिलीव नहीं करता बिकॉज वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैनी पॉइंट्स वर अग्रीड टू। वो पॉइंट्स क्या थे इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सिर्फ अपने अपने कमेंट्स दे दिए पुतिन ने और ट्रंप ने, जर्नलिस्ट से क्वेश्चंस नहीं लिए। इसके अलावा ये ज़रूर उन्होंने एडमिट किया है कि एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो प्रोग्रेस, और जो सीज़ फायर है अगर उसको भी मैं समझता कि टैप करना है तो मैं कर लेता, लेकिन मैंने ख़ुद उसको टच नहीं किया। और उन्होंने रिपीट किया अपना मंत्रा कि देयर इज़ नो डील until there is a deal, which means कि वो ये मान रहे हैं कि कोई डील नहीं हुई। क्रिटिसिज्म क्या हो रही है? बिल्कुल क्लियर साइंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहे थे। आमतौर पे तो ट्रंप बहुत बैशिंग करते हैं। इफ़ यू डू रिमेंबर तो ज़ेलेंस्की को जिस तरह बुला के वाइट हाउस में उन्होंने जिस तरीके से ट्रीट किया था, तो आपने एक वॉर क्रिमिनल को तो बड़ी इज़्ज़त दी है, और जिसके मुल्क में इन्वेजन हुई है उसको आपने बुला के जैसे ट्रीट किया था वो सारी दुनिया ने देखा था। तो व्हाट इज़ दिस मैसेजिंग बिटवीन यू एंड पुतिन कि आप उनको तो बिल्कुल टफ टाइम नहीं दे रहे, और थोड़ी बहुत पुतिन बैशिंग आप वाशिंगटन में बैठ के करते रहे हैं
कि जो कुछ पुटिन कर रहे हैं मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं उनसे नाराज़ हूँ, और बड़े हार्श वर्ड्स भी आपने यूज़ किए और कहा कि आई विल थ्रेट हिम, आई विल बॉम्ब योर कंट्री। लेकिन वहाँ जाके जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो बिहेवियर था वो बिल्कुल कंप्लेसेंट था। एक और जिस चीज़ पे बड़ा तंज हो रहा है वो ये कि पुटिन ने कहा कि ऑल्दो अभी तक किसी डील पे हम एग्री नहीं किए हैं, लेकिन अगर 2022 में प्रेसिडेंट ट्रंप ही प्रेसिडेंट होते तो मसला यहाँ तक पहुँचता ही ना, यहाँ तक किसी वॉर लाइक सिचुएशन तक हम पहुँचते ही ना। तो इसको भी क्रिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से, कि अगर 2022 में जो सिनेरियो डेवलप हो रहा था, अगर उस सिनेरियो में रशिया यूक्रेन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करता तो क्या इसी तरह कंप्लेसेंसी के ज़रिए ट्रंप अलाउ कर देते कि ठीक है आप आएँ और कब्ज़ा कर लें और आपको कोई डिफेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा यूक्रेन की तरफ से। सो देयर आर सो मेनी इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस वन समिट, या इस एक मुलाकात के ऊपर इतनी बातचीत हो रही है कि इट्स हार्ड टू सी कि हाउ मेनी ओपिनियंस एग्जिस्ट। और लग ये रहा है कि जो पुटिन हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन हिज इमेज देन द सब्सटेंस, कि उनकी जो इमेज बिल्डिंग हो गई है दैट लुक एट मी, मैं डिप्लोमेसी में भी उतना कामयाब हूँ जितना मैं अपने वॉर फ्रंट पे कामयाबी के साथ आगे बढ़ के अभी तक बड़ी मेजर जगहों पर टेरिटोरियली कब्ज़ा कर चुका हूँ यूक्रेन पे। सो इसका अगर टेक अवे निकाला जाए तो जो सब्सटेंस है वो सारा जो है वो फेवर करता है पुटिन को। वाइट हाउस की तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। वीक्स बिफोर ट्रंप कॉल्ड पुटिन्स बिहेवियर बुलशिट, ये वर्ड यूज़ किए थे उन्होंने कि इट्स बुलशिट बिहेवियर। आइडियाज़ फ्लोट किए थे कि लैंड स्वैपिंग पे भी हम अग्री कर सकते हैं कि किसी तरीके से, अच्छा अगर ये 3 जोन्स आपने अभी तक कब्ज़ा किया है इन पे, तो इसमें से एक जोन जो है उसे न्यूट्रल डिक्लेयर कर देते हैं, एक को आप खाली कर दें और एक यूक्रेन को आप वापस कर दें। तो ये डिफरेंट थेरीज़ थी जो परसिस्ट कर रही थी, वाइट हाउस की तरफ से फ्लोट की जा रही थी कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की वाज नॉट इनवाइटेड डिस्पाइट बीइंग सेंट्रल टू एनी सेटलमेंट। सो बहुत सारे एक्सपर्ट रिएक्शंस जो हैं दे आर कन्फ्यूज्ड कि जो मीटिंग हुई है इसका टेक अवे क्या हो सकता है। सम फील कि आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉर एटलीस्ट डिप्लोमेसी का होना इट्स सेल्फ एक पॉजिटिव चीज़ है। सो अभी आपको शायद कुछ नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मंडे को प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बात करनी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो हो सकता है कि वो कोई मैसेज या कोई डील उन्हें कन्वे करें जो अभी उन्होंने प्रेस के साथ शेयर नहीं की, और उसके बाद कोई ब्रेक थ्रू सामने आए। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हिस्टोरिकल पैरेलल्स भी ड्रॉ कर रहे हैं। म्यूनिख में 1938 में यूके के प्राइम मिनिस्टर थे चैम्बरलेन, और वो जर्मनी गए थे हिटलर से मिलने और उससे वहाँ पर डील करके आए थे, पीस डील, और अपनी तरफ से उन्होंने वापस आके जब लैंड किया लंदन में तो उन्होंने वो डील लहरा के दिखाई कि मैं रिटन फॉर्म में पीस डील लेके आया हूँ हिटलर से, जो कि बड़ा मुश्किल काम है हिटलर के साथ डील करना। और बाद में हिटलर ने अटैक भी कर दिया। तो काफ़ी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह की मुलाकात थी। पुटिन के लाइकली गोल्स डिस्कस कर लेते हैं, क्या हो सकते हैं। ही इज़ लाइकली कंटेंट विद कीपिंग क्रीमिया, कि एटलीस्ट क्रीमिया तो मेरे पास है और ईस्टर्न यूक्रेन भी मेरे पास है। तो कोई एम्बिशन, नो एम्बिशन और कैपेबिलिटी इज़ देयर जिसमें वो किसी भी तरह का वेस्टर्न यूरोप के साथ या नेटो के साथ कोई किसी जंग में इन्वॉल्व होना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो ही इज़ सेटिस्फाइड, जितना उन्होंने अचीव करना था वो कर चुके हैं। और पॉसिबल मॉडल्स जो शायद फ्लोट किए गए हों, अगर उनकी बात करें तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम हो सकता है वो ये है कि कोरिया स्टाइल का एक प्रोलॉन्ग्ड सीज़ फायर हो जाए जिसमें मसला हल नहीं हुआ, लेकिन इस चीज़ पे सारे दोनों तरफ से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जो है वो अग्री कर जाएं कि एटलीस्ट सीज़ फायर तो हम कर लें, डेवलप करना शुरू कर दें, जीना शुरू कर दें दोनों तरफ। कब जाके मसला मुकम्मल तौर पे हल होता है देखा जाएगा। और इसी तरह अगर आप हिस्टोरिकली वेस्ट बैंक के ऊपर ऑक्यूपेशन अलाउ कर सकते हैं इज़राइल की, और आप ये कह सकते हैं कि पैरेलल ज़िंदा रहें पैलेस्टीनियंस भी और इज़राइली भी, तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? डबल स्टैंडर्ड्स क्यों व्हेन इट कम्स टू रशिया एंड व्हेन इट कम्स टू व्हाट्स हैपनिंग इन पैलेस्टाइन? और जो डिप्लोमेटिक स्टाइल है ट्रंप का
वो बताता भी यही है कि वो बहुत हाई प्रोफाइल समिट्स में जाते हैं, उसको टच करके अपने लिए हिस्ट्री ज़रूर बना लेते हैं, बट ही वॉक्स अवे विद नो डील इन हिज हैंड, एंड स्पेशली इफ़ द डील दैट ही डिसलाइक्स. सो अनलेस देयर इज़ अ डील, फ्यूचर आउटलुक की अगर हम बात करें, जिसको बहुत ज़्यादा सेलेबल समझते हों डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने मुंह से उसे फ्लोट नहीं करेंगे, ना मानेंगे. जिस तरह इंडिया पाकिस्तान को वो बहुत बड़ी अपनी जीत समझते हैं कि दोनों के बीच में सीज़ फायर कराया, उसका वो बार बार जिक्र करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो खामोशी है उसको लोग इस तरह रीड कर रहे हैं कि शायद देयर इज़ नो डील एट द मोमेंट पॉसिबल. सीज़ फायर या पीस पैक्ट अभी तक अनलाइकली है. शॉर्ट टर्म में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है वो शायद ये हो सकता है कि एक वक्ती तौर पे इस तरह का सीज़ फायर हो जाए जिसमें ना पुतिन को पीछे हटने को कहा जाए, ना यूक्रेन को अपनी पोजीशन से पीछे हटने को कहा जाए, और कहा जाए बस यहाँ रुक जाए जहाँ भी मामला आ गया है. लेकिन अभी तक अगर ये कहा जाए कि इस एक मुलाकात ने जो डेकेड्स से एक स्टेलमेट था बिटवीन यूएस एंड रशिया, उसको ब्रेक थ्रू दिया है, तो दिस इज़ पॉजिटिव. ये अलग बात है बिकॉज यूएस हैज़ अ मेंटालिटी, इट हैज़ अ मेमोरी सिंस लास्ट 2 डेकेड्स, जिसमें वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उनको इक्वेट किया जाए विद अ कम्युनिस्ट कंट्री लाइक रशिया, क्योंकि वो अपने आप को डेमोक्रेसी समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, और जो पिछली 1 सदी में उन्होंने जो अपनी ट्रैजेक्टरी रखी है उसमें उन्होंने जिस तरह बिहेव किया है उसमें वो खुद भी एग्रेसर हैं. तो उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो किसी और के साथ अपनी टर्म्स से हट के डील करने को अपनी ह्यूमिलिएशन समझते हैं, और यही सोच यूरोप में भी पाई जाती है. सो लेट्स सी वेयर दिस गोज़. आई विल सी यू टुमारो.